अब हम बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स की। वेव ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स का वो ब्रांच है जिसमें कि हम वेव नेचर ऑफ लाइट को कंसिडर करते हैं। देर आर वेरियस फिनोमिनन्स विच कैन बी ओनली एक्सप्लेन्ड बाय द वेव नेचर ऑफ लाइट, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। यहाँ पर कि यहाँ आपका रे ऑप्टिक्स जैसा अजम्पशन नहीं है कि जो आपकी लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में चल रही है, या हम ये कहें कि वो रे की फॉर्म में, बीम की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है। नाउ लाइट इज प्रोपोगेटिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव। जब लाइट वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है तो वेव फ्रंट का डिस्कशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेव फ्रंट क्या होते हैं? इट इज़ द कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ये वेव के फ्रंट पर वो पॉइंट्स होते हैं जिनका कि उनका लोकस होता है, उन पॉइंट्स का, सभी पॉइंट्स का, जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। लोकस से मतलब समझिए कि आप उनका पाथ है ये। तो ये उन सभी पॉइंट्स का पाथ है जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, उसे हम वेव फ्रंट कहते हैं। वेव फ्रंट जो हैं वो अलग अलग सोर्स के हिसाब से अलग अलग होते हैं। पॉइंट सोर्स के लिए अगर हम देखें तो अगर हमारा सोर्स जो है वो पॉइंट सोर्स है तो इससे आर डिस्टेंस पर आप जो भी पॉइंट लेंगे उन सभी का फेज जो है वो सेम होगा। इसलिए इन केस ऑफ पॉइंट सोर्स वेव फ्रंट कैसा होता है? स्फेरिकल। इन केस ऑफ लाइन सोर्स आपका वेव फ्रंट होता है सिलेंड्रिकल। और जब आपका सोर्स इन्फिनिटी पे होता है, बहुत दूर होता है, तो आपका वेव फ्रंट जो होता है वो प्लेन होता है। स्फेरिकल वेव फ्रंट के केस में आपका एम्पलीट्यूड जो है वो 1/r से डिक्रीज होता है और इंटेंसिटी 1/r² से, यानी सोर्स से आप दूर जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन तो इस तरीके से एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी वेरी करेंगे। जबकि सिलेंड्रिकल में इनका वेरिएशन होता है, एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू 1/√r एंड इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसलिए जो ट्यूबलाइट होती है उसकी इंटेंसिटी कमरे में दूर जाने पर भी वैसे डिक्रीज नहीं होती जैसे बल्ब की होती है, क्योंकि बल्ब पॉइंट सोर्स है और ट्यूबलाइट जो है वो लाइन सोर्स है। प्लेन वेव फ्रंट के केस में हम ये मानते हैं कि एम्पलीट्यूड जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है और इंटेंसिटी भी ऑलमोस्ट क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। जैसे कि आप लाइट का जो बीम होता है हेडलाइट का, फोर व्हीलर की, अगर आप उसे देखें तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो जहाँ तक पहुँच रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन जहाँ तक भी वो पहुँच रहा है वहाँ पे लगभग आप ये पाएंगे कि उसकी इंटेंसिटी जो है वो एक जैसी रहती है। इसका कारण ये है कि वहाँ पर आपका जो बीम बनाया जाता है लाइट का, वो ऐसा करा जाता है अरेंजमेंट कि आपकी जब लाइट ट्रैवल करे तो उसका वेव फ्रंट कैसा हो? प्लेन वेव फ्रंट हो। अब हम बात करते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल की। हाइजेन प्रिंसिपल वेव ऑप्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो काफ़ी सारे इवेंट्स जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सभी को एक्सप्लेन करता है इन टर्म्स ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। हाइजेन प्रिंसिपल कहता है कि रेज जो होती हैं वो स्ट्रेट लाइन नॉर्मल टू द वेव फ्रंट्स होती हैं ओनली इन अ होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक मटेरियल, यानी कि एक ऐसा मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सभी डायरेक्शंस में और सभी रीजन में सेम रहती हैं। तो ऐसे मीडियम में आपकी जो रेज, जिनको हम रे ऑप्टिक्स में रेज कहते हैं, वो एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन होती हैं जो वेव फ्रंट्स के नॉर्मल होती हैं। ठीक है। At a boundary surface between two materials, the wave speed and the direction of a ray may change, but the ray segments in a particular homogeneous isotropic medium will always straight lines. जब आपकी बाउंड्री आती है तो बाउंड्री पर आपके मटेरियल के चेंज की वजह से आपकी वेव स्पीड भी चेंज होती है और डायरेक्शन ऑफ जो रे है वो भी चेंज होता है। अदरवाइज एक मीडियम में आपकी जो लाइट है वो बिना किसी डेविएशन के ट्रैवल करती रहती है। स्पेसिंग बिटवीन टू वेव फ्रंट्स एक आइसोट्रॉपिक होमोजेनियस मीडियम में कांस्टेंट रहता है और टाइम फॉर लाइट टू ट्रैवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर उस लाइन के, उस रे के अलोंग रहता है। बिल्कुल वैसा ही रहता है। एक रे पर आपके अलग अलग वेव फ्रंट हैं तो कोई भी वेव फ्रंट ले लीजिए आप, एक से दूसरे तक जाने में आपको सेम टाइम लगेगा अलोंग द रे। ये जो थ्योरी है ये वैलिड है सभी टाइप की वेव्स के लिए। लाइट जो ट्रैवल करती है मीडियम में वो फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट में करती है। वेव फ्रंट कैसे बनते हैं? जब लाइट ट्रैवल करती है किसी मीडियम में तो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं और एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है मीडियम के अंदर। एक वेव फ्रंट पे जो सभी पॉइंट है वो खुद एक सोर्स बन जाते हैं और उनकी वजह से क्या प्रोड्यूस होते हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होते हैं।
ये सेकेंडरी वेवलेट्स जो हैं वो सभी डायरेक्शंस में ट्रैवल करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। नहीं समझ में आया डायग्राम? जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका सोर्स था, इससे पर्टिकुलर एक डिस्टेंस पर हमने पॉइंट्स देखे। ये सभी पॉइंट्स जिस पाथ पर थे तो इन सभी का फेज क्या था? सेम था। तो ये सेम फेज वाले पॉइंट्स को हमने जोड़ा तो जो पाथ हमें मिला वो कैसा मिला? स्फेरिकल मिलना ही था, क्योंकि पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। अब ये जो सोर्स, ये जो आपके पॉइंट्स आपने लिए हैं, ये सभी आपस में क्या बन जाते हैं? ये खुद भी एक सोर्स की तरह बिहेव करने लग जाते हैं और ये अपने अपने वेव फ्रंट जो हैं वो इमिट करना शुरू कर देते हैं। इनके वेव फ्रंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो हमें क्या मिलता है? सेकेंडरी वेवलेट्स मिलता है। ये हमारा ओरिजिनल वेव फ्रंट था, ये हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट है और ये सेकेंडरी वेवलेट्स है। सेकेंडरी वेवलेट्स को मिलाने पर हमें क्या मिला? हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट मिला। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट किधर है? तो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव है। जब हम टेंजेंट डालते हैं इनके प्लेन पर सेकेंडरी वेवलेट्स के, तो जो हमें नई पोजीशन मिलती है वो किसकी मिलती है? वेव फ्रंट की मिलती है। तो जैसे ये हमारे सेकेंडरी वेवलेट्स थे, स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहा था, यहाँ पे सेकेंडरी वेव फ्रंट बन रहा था, इस पर हमने टेंजेंट डाली तो टेंजेंट को मिलाने पर हमें क्या मिला? हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल गया, सेकेंडरी वेवलेट्स के ऊपर टेंजेंट डालने पर। वेव फ्रंट्स के बारे में कुछ और बातें, जैसे कि फेज डिफरेंस जो है बिटवीन वेरियस पार्टिकल्स ऑन द वेव फ्रंट जीरो होता, तो वो तो ऑब्वियस है। वेव फ्रंट पे हमने कहा कि सभी सेम फेज में होते हैं। ये सभी वेव फ्रंट्स जो हैं स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं इन ऑल डायरेक्शंस इन एन आइसोट्रोपिक मीडियम। अगर मीडियम नहीं बदलेगा तो स्पीड भी नहीं बदलेगी, सब जगह सेम रहेगा। पॉइंट सोर्स के लिए आपको वेव फ्रंट स्फेरिकल मिलता है। एन आइसोट्रोपिक मीडियम, इट ट्रैवल्स विद डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अगर मीडियम की आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रीजन के साथ, पोजीशन के साथ, डायरेक्शन के साथ बदल रही हैं, तो फिर आपकी स्पीड भी जो है वेव की वो बदल जाएगी। और वेव फ्रंट पे नॉर्मल हम जो डालते हैं वो रे ऑफ लाइट होता है। ये ट्रैवल करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में हर मीडियम में। ठीक है, जो फिनोमिनन इससे एक्सप्लेन नहीं होते वो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक्सप्लेन क्या होता है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए कैसे, जैसे हम पहला इवेंट देख रहे हैं रिफ्लेक्शन, इसमें ए डैश हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है और बी डैश हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। इंसिडेंट वेव फ्रंट आई एंगल पे इंसिडेंट करता है। हम देख सकते हैं ज्योमेट्री से कि ए डैश ए बी, ये एंगल भी आई होगा। इसी तरीके से बी डैश बी ए, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं, इसलिए हमारे ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ से प्रूव करता है आपका हाइजेंस लॉ कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। यहाँ हम रिफ्रैक्शन का इवेंट देख रहे हैं। रिफ्रैक्शन के इवेंट में ए डैश आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है और बी डैश आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। आप देख सकते हैं कि वेव फ्रंट के नॉर्मल डालने पर आपकी रे का डायरेक्शन दिख रहा है और आपकी रे जो है वो बेंड हो रही है नॉर्मल की तरफ। और साथ ही साथ आप ये देख रहे हैं कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मीडियम जो है वो चेंज हुआ है, म्यू1 से म्यू2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया है। ज्योमेट्री से हम यहाँ देख सकते हैं कि आपका साइन आई बाय साइन आर v1 बाय v2 या म्यू2 बाय म्यू1 स्नेल्स लॉ के इक्वल है। अब हम बात करते हैं उन इवेंट्स की जो कि वेव ऑप्टिक्स के पर्टिकुलर फिनोमिनन्स हैं। ये तो हमने रे ऑप्टिक्स के फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है वेव थ्योरी से। अब वेव थ्योरी के खुद के जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में अभी हम नॉर्मल बात करते हैं कि इंटरफेरेंस क्या होता है। तो देखिए, जब दो लाइट वेव सेम फ्रीक्वेंसी की कांस्टेंट फेज डिफरेंस पे होती हैं और सुपर इम्पोज करती हैं तो इंटरफेरेंस मिलता है। इंटरफेरेंस जो है बेसिकली वो फिनोमिनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है और इसमें सुपरपोजिशन ऑफ वेव इन्वॉल्व होता है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी इन द रीजन ऑफ सुपरपोजिशन इज डिफरेंट फ्रॉम द एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। और जो आपको यहाँ सुपरपोजिशन के बाद वेव मिलती है उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो आपके इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड से डिफरेंट होता है। एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे, ये समझिएगा। कई लोग इंटरफेरेंस पैटर्न में ये सोचते हैं कि जहाँ ब्राइट फ्रिंज बनती है वहाँ इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जहाँ डार्क फ्रिंज बनती है वहाँ एनर्जी नहीं होती, इंटेंसिटी नहीं होती।
तो वहाँ एनर्जी का लॉस होता है? नहीं, एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। डार्क फ्रिंज की एनर्जी जो है वो ब्राइट फ्रिंज को ट्रांसफ़र हो जाती है, बट एनर्जी कहीं जाती नहीं है यहाँ पे। दिस मॉडिफिकेशन इन इंटेंसिटी इन द रीजन ऑफ सुपरपोजिशन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। ये जो सुपरपोजिशन के बाद इंटेंसिटी इधर उधर होती है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। तो बेसिक्स ऑफ इंटरफेरेंस देख लेते हैं। जैसे सुपरपोजिशन ऑफ वेव की बात करें, एक वेव का इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी, दूसरी का है बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यानी दोनों वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? फाई है। तो जो रिजल्टेंट वेव हमें इनके सुपरपोजिशन से मिलेगा उसकी इक्वेशन अगर हम लिखते हैं आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, तो उसमें आर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है जिसको हम वेक्टर एडिशन के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी वो प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो उसको भी हम यहाँ से रिजल्टेंट इंटेंसिटी को फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ इंडिविजुअल इंटेंसिटी जो है वो इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स के प्रोपोर्शनल होंगे। रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी वो ऑब्वियसली रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगी। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हमारे पास ऊपर है। इस इक्वेशन में जो हमारा एंगल आ रहा है वो एंगल क्या है? तो जो थीटा एंगल आप यहाँ देख रहे हैं रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन में, ये फेज एंगल है, हमारी रिजल्टेंट वेव का फेज है। इसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें पता है, तो उससे हम बहुत इजीली ए के साथ बनने वाला एंगल निकाल लेंगे, बी साइन फाई अपॉन ए प्लस बी कॉस फाई से। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।